हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ASOM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्यूट सुपरेटिव ओटिटिस मीडिया। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में बताते हैं। पहले इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो ओ से क्या था, सॉरी ए से एक्यूट, ACUTE। एक्यूट कहने का क्या मतलब हुआ कि लेस देन 12 वीक। दूसरा क्या था? सुपरेटिव, इसका मतलब क्या है? पस के साथ, विथ पस। ठीक है। तीसरा क्या था? ओटिटिस, OTTIS, ओटिटिस। ओटी मतलब क्या होता है? ईयर। तीस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन ईयर। ठीक है। उसके बाद मीडिया, मीडिया का फुल फॉर्म क्या है? तो मीडिया को हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर होता है, 3 होता है ना। तो जो मिडिल ईयर होता है उसी को हम कहते हैं मीडिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ओवरऑल कहे तो जो मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, क्यों? पस के कारण, और ये एक्यूट है, मतलब कि 12 वीक से पहले हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया एक्यूट सुपरेटिव ओटिटिस मीडिया। इसमें होता क्या है? ज़्यादा पढ़ने से पहले इसका समरी बता देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ठीक है, तो इसमें जो पेशेंट है वो आपके पास आएगा कि या तो जो ईयर है उससे नया नया डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ कान से, या कान के अंदर पेन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्जिंग, मान लीजिए पहले आपका हो चुका है, फिर से दोबारा आ रहा है। उसके साथ साथ हेडेक, फीवर, डिजीनेस दिखेंगे, कभी कभी हियरिंग लॉस भी हो सकता है। तो इसके कारण मेनली पेशेंट आते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, इसका पैथोफिजियोलॉजी वो जानना ज़रूरी है। तो पैथोफिजियोलॉजी के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। देखें, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है। ये मान लीजिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मिडिल ईयर हुआ और यहाँ पर हमारा नोज हुआ। यहाँ पर एक ट्यूब होता है जिसको हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। ये कनेक्शन बनाता है कि जो भी है ना लिक्विड सब, वो इसके थ्रू, नोज के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसमें ब्लॉकेज हो जाए, तो यही हमारा स्टेज 1 है, जिसको कहा जाता है स्टेज ऑफ ट्यूबर ब्लॉकेज। ये होता क्यों है? मान लीजिए कि नोज में कोई इन्फेक्शन हो गया या किसी कारण बस मान लीजिए कि ये ब्लॉकेज हो गया, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूँगी, बट बीमारी क्या है वो समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ। तो ये ब्लॉकेज हो गया, तो ये ब्लॉकेज कहाँ हुआ? तो नसोफेरिंजियल इंद में। इसको यूस्टेशियन ट्यूब को नसोफेरिंजियल इंद कहते हैं, और ये इंद कैसा होता है? कार्टिलेजिनस। तो हम इसको सिंपल कह सकते हैं नसोफेरिंजियल इंद या कार्टिलेजियस इंद ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब क्या हो गया? ब्लॉक हो गया, जिसके कारण जो मिडिल ईयर है उसका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होंगे? पुल होंगे, जिसके कारण पेन होगा, हियरिंग लॉस होगा। ठीक है, हियरिंग लॉस अभी तो नहीं होगा, हियरिंग डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो अब इसमें जो लिक्विड बढ़ रहा है वो तो ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? लिक्विड जमा होने लगेगा। तो ये लिक्विड अभी पस नहीं बना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन, क्योंकि अभी ये लिक्विड पस नहीं बना है। ठीक है, अब तीसरा में क्या होगा कि ये कुछ दिन तक रह जाएगा, तो ये इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे। ये खुद अपने आप में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। इन्फेक्शन के कारण ये पस में बदलने लगेगा, इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, तो ये पस में बनने लगेगा, तो उसको कहेंगे स्टेज ऑफ सुपरेशन। ठीक है, अब क्या है? ये पस बनने लगा, तब ये बाहर निकलने का कोशिश करेगा। तो बाहर निकलने का कोशिश करेगा तो ये बिकेस्ट एरिया खोजेगा। तो दो जगह बिकेस्ट एरिया होता है, या तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये एक पर्दा ही तो होता है, और दूसरा ऊपर में जो बोन प्रेजेंट होता है, टेगमेन, वो। ठीक है, तो ये इससे कैसे निकलेगा? तो इसको परफोरेट करके ये बाहर निकलने लगता है, जिससे पेन में तो रिलीफ आ जाता है,
लेकिन डिस्चार्ज आपको होगा, जिसके कंप्लेंट पे मेनली पेशेंट या डॉक्टर पेशेंट है जो डॉक्टर के पास आते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। अब मान लीजिए कि ये इधर के थ्रू नहीं आया और इधर के थ्रू चला गया। ठीक है, जो टिम्पेनिक या ये टेगमेंट जो बोन है उसके थ्रू चला गया, तो ये ऊपर ब्रेन में या कोई अदर पार्ट में भी चला जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, तो इसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो इतने स्टेज मेनली हमें इसमें पढ़ने हैं। तो चलिए एक एक करके इसी को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टेजेस को, उसके बाद हम इसको शुरू से अच्छे से पढ़ेंगे। तो ASOM का क्या था, एक्यूट सुपरेटिव ओटिटिस मीडिया। इसको दूसरा भी कहा, इसको AOM भी कहा जाता है, एक्यूट ओटिटिस मीडिया। ठीक है, अगर पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अदर कौन सा हो सकता है, तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सिजिला कैटरहालिस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ से आएगा, नोज से आएगा या फेरिंग्स से आएगा, और किसके थ्रू, तो इटेशियन ट्यूब के थ्रू। ये मिडिल ईयर में प्रेजेंट नहीं होता, ये नोज से या फेरिंग्स से मिडिल ईयर में जाता है इटेशियन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो हमारा इटेशियन ट्यूब का फंक्शन क्या था, तो मिडिल ईयर का प्रेशर मेंटेन करना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर रखना, और जो मिडिल ईयर में ड्रेनेज हो रहा है उसका सिक्रिएशन हो रहा है उसका ड्रेनेज करना। ठीक है, ये जो है मोस्ट कॉमन सीन होता है चिल्ड्रन में, एक्यूट है ना। इसमें हमने कौन कौन सा स्टेज पढ़ा था, पहला स्टेज 1 जिसमें ट्यूबर ब्लॉक हो जा रहा है, तो इससे जो मिडिल ईयर का प्रेशर है वो घट जाता है, जिससे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पुल होने लगता है, जिसके कारण पेन या हियरिंग में प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, जब हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें यहाँ पर लाइट दिखता है, लेकिन अब वो लाइट नहीं दिखेगा, उसके बाद डल दिखेगा, साइन नहीं करेगा। ठीक है, स्टेज 2 में क्या होता है, अब वो ड्रेनेज तो हो नहीं पा रहा है, वो जो डिस्चार्ज हो रहा है, तब वो धीरे धीरे जमा होने लगेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेराइल सीरस म्यूकॉइड सेक्रिएशन। ठीक है, इसका ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बाहर की ओर बल्ज हो जाएगा, वहाँ पे जमा होने लगेगा ना। ठीक है, और वहाँ पर ब्लड वेसल्स दिखने लगेंगे, तो ऐसा पिक्चर बन जाता है, कैसा, कार्टविल की तरह। तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे कार्टविल अपीयरेंस आ जाता है। तो स्टेज 2 में क्या होगा, कार्टविल अपीयरेंस इसका मेन है। ठीक है, इसमें मैनिफेस्टेशन में क्या देखने को मिलेगा, तो पेन बढ़ जाएगा और हियरिंग सुनना कम हो जाएगा। थर्ड स्टेज में क्या हो गया, अब वहाँ पर तो वो म्यूकस रह गया उसका सेक्रिएशन, तब उसमें इन्फेक्शंस आने लगेंगे, फ्लूइड है जो पस में बदलने लगेगा, इन्फ्लामेशन ये सब के कारण पेन हो जाएगा, जो और सीवियर हो जाएंगे। जो ट्रैगुस साइन है, ट्रैगुस साइन, वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे फूला हुआ रहता है, आप कान को छू के देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रैगस। इसको जब आप छूइएगा ना तो दर्द करता है, लेकिन इसमें वो एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रेड दिखेगा, कंजेस्टेड दिखेगा, ऐसा लगेगा कि अब गया कि कब गया, फटने वाला स्टेज में आ जाता है। ठीक है, स्टेज 4 जिसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन, जिसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बस्ट हो जाता है, पस बाहर आ जाता है, पेन कम हो जाता है। अगर कोई पूछेगा मोस्ट कॉमन साइट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के परफोरेशन का क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट ऑफ पार्स टेंसा। कुछ वीक के बाद ये हीलिंग अपने आप ठीक हो जाएगा, मेनली 3 से 6 वीक में ये नॉर्मल हो जाता है। ये जो पस आता है ना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कॉन्स्टेंटली, इसको हम लाइट हाउस साइन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर स्टेज 1 और 2 रहा तो एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिया देंगे पेन कम करने के लिए, और नसल डी कॉन्जेशन ड्रॉप देंगे, क्यों, नाक बंद हो गया ना जिसके कारण हो रहा है ना,
तो वो अगर नाक खुल गया तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा। तो पेन कर रहा है इसलिए एनर्जेसिया देंगे, और वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो इसलिए एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। स्टेज 3 हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, मेरिंगोटोमी। मतलब कि मान लीजिए कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ, तो सबसे पहले टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को दूसरा नाम मेरिंगो है, तो हम उसमें क्या करेंगे, खुद ही रप्चर करेंगे। तो अब जब हम मेरिंगोटोमी किया जाता है, सर्जिकल रप्चर ये परफोरेशन किया जाता है, तो वो किया जाता है पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में, ठीक है। किसमें, पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर सुपीरियर, फिर पोस्टीरियर इन्फीरियर, फिर एंटीरियर इन्फीरियर, और फिर एंटीरियर सुपीरियर। ये रेट ऑफ ग्रोथ होता है, ठीक है। तो हम सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ क्या क्या कहने का मतलब है, इन्फेक्शन का। सबसे ज़्यादा पोस्टीरियर सुपीरियर, फिर पोस्टीरियर इन्फीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर, फिर एंटीरियर सुपीरियर। और अगर मेरिंगोटोमी करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम करेंगे पोस्टीरियर इन्फीरियर में। स्टेज 4 में क्या करेंगे, तो रिजोल्यूशन है वो अपने आप 90% चांसेस में ठीक हो जाता है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। लेकिन आपको बताया था ना, एक स्टेज आता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस में अगर पूछे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सा होगा, तो वो होता है एक्यूट मैस्टोइडिटिस। इसमें क्या होगा, जो मैस्टोइड होता है ना, कान के पीछे वाला बोन, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो साइन कैसे पता चलेगा, तो अगर वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा तो पेन वहाँ पर नहीं करेगा। जो आपका कुंभा कौन का है, अब कुंभा कौन का कहाँ से होता है, तो एक्सटर्नल ईयर में यहाँ पर इस तरह से दो यहाँ पर क्या होगा, गड्ढा टाइप का होगा, तो ऊपर वाले गड्ढे को हम कुंभा कौन का कहते हैं, ठीक है इसको। तो यहाँ पर जब आप प्रेस कीजिएगा ना, तो पेन और टेंडरनेस होगा। जब आप कान के पीछे दिखिएगा तो आयरन और मैस्टोइड दिखेगा। अभी पिक्चर दिखाऊंगे सब। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आईवी एंटीबायोटिक देंगे 7 दिन तक। इसमें आप 2 साइन और देखने को मिलेगा, बैटल साइन और ग्रीसनल साइन। बैटल साइन क्या होता है, तो इसमें मैस्टोइड के ऊपर हेमाटोमा हो जाएगा, क्योंकि ये जो मिडिल क्रेनियल फोसा है उसके कारण, ठीक है। ग्रीसनल साइन में क्या होगा, पीटिंग एडिमा दिखेगा ओवर मैस्टोइड। ऐसा क्यों, ड्यू टू सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोसिस। तो अगर पीटिंग एडिमा दिखा तो कौन सा साइन हो जाएगा, ग्रीसिनल साइन हो जाएगा। और अगर हेमाटोमा देखा तो बैटल साइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको कहते हैं कोलिसेंट मैस्टोइडाइटिस। ये मेनली इन्फ्लामेशन होता है जो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ क्लॉदिंग रह जाता है मैस्टोइड एयर सेल में, मतलब वहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ रह जाता है, जिसका हम आईवी एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, 3 वीक तक। अगर तब भी सही नहीं हुआ तो फिर सर्जरी करते हैं। तो चलिए अब सारे पिक्चर्स देखते हैं, उसके बाद इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। ये जो पहला है ना, ये आयरन ऑफ अपीयरेंस है जो मैस्टोइडिस में देखा जाता है। ये क्या है, ये बैटल साइन है, जो हेमाटोमा हो जाता है वो वाला, ठीक है। ग्रीसनल साइन में बताए थे इदीमा हो जाता है, क्यों, तो क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मैस्टोइड में इदीमा हो जाता है थ्रोम्बोसिस हो जाने के कारण इमिशरी वेन में, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, तो ये जो ये फ्लूइड रह जाता है ना एयर सेल में, वही यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये है प्री सुपरेशन, मतलब जब पस फ्लूइड के रूप में सिर्फ जमा होता है, अभी पस नहीं बनना है, तो उसमें आपका ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इस तरह का दिखता है। ये पस बन जाने के बाद दिखता है, और ये जब पस निकल जाता है तब ऐसा दिखता है, ठीक है। आप चलते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ASOM ये एक्यूट इन्फ्लामेशन है मिडिल ईयर का। क्यों होता है, तो पायोजेनिक इन्फेक्शन के कारण होता है। पायोजेनिक मतलब ऐसा इन्फेक्शन जिसमें पस बने। मोस्ट कॉमन ये देखा जाता है इन्फेंट में, चिल्ड्रन में, पीपल जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट में क्या होगा, तो मोस्ट कॉमन किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण। उसके बाद हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फिर एम कैटराहालिस, एस पायोजेन, एस ऑरिसस। ये जो एस ऑरिसस है ना, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है,
और ओटिटिस एक्सटर्ना का, ठीक है, लोकलाइज ओटिटिस एक्सटर्ना का, ठीक है। पी एरिगुनोसा, ये पी एरिगुनोसा होता है जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है MOE मिडिल ओटिटिस इदीमा का, ठीक है। वायरल में कौन कौन सा हो सकता है? सिंकाइटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो या एडिनो वायरस, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉजेटिव एजेंट के बारे में जान गए। अब जानिए कि इसमें होता क्या है। ये एक कॉमन ईयर इन्फेक्शन है जिसमें मिडिल ईयर में पस का फॉर्मेशन होता है। ये पस आता कहाँ से है? तो इटेशियन ट्यूब के थ्रू नोज से आता है। इसके कारण अगर पस आया है तो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में पेन, फीवर और डिफनेस देखने को मिलता है और उसको सही करने के लिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन भी होता है, ठीक है। अब ASOM जो है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। इसका अगर इटियोलॉजी जाने तो ये इन्फेंट में हो सकता है, चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा, लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में देखने को मिलेगा। ये वायरल इन्फेक्शन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है उसको भी फॉलो करता है, या कोई पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो मिडिल ईयर में इन्वेड किया है। रूट ऑफ इन्फेक्शन, तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन रूट क्या होगा? इटेशियन ट्यूब। ये शॉर्टर, वाइडर और मोर हॉरिजेंटल होता है इन्फेंट में देन यंग सेल, इसलिए इन्फेंट को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, वाया एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के कारण जा सकता है। तीसरा, ब्लड बॉर्न जो मेनली अनकॉमन ही होता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? तो किसी को बार बार कॉमन कोल्ड आ रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, ये इक्जेथैनमेटस फीवर है जैसे कि मीजल्स, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, इन्फेक्शन है टॉन्सिल में, एडिनोइड में, क्रोनिक राइनाइटिस है या साइनोसाइटिस है, नसल एलर्जी है, ट्यूमर होया हुआ है नाक में, या नोज का कैसे भी पैकेजिंग हो रहा है, नाक से खून आ रहा है, क्लेप पैलेट है, तो ये सब के कारण में ली है और होने के चांसेस होते हैं। पहला स्टेज क्या था? स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें नाक में, मेनली नेजोफेरिंजियल में इडीमा और हाइपरेमिया, वहाँ पर ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलता है, ठीक है। ट्यूब ब्लॉक है जिसके कारण क्या होगा? जो इंट्रा टिम्पैनिक प्रेशर है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें रिट्रैक्शन आ जाएगा। सिम्टम में क्या है? ईयर पेन और माइल्ड हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। साइन कैसे पता चलेगा कि ट्यूबल ऑक्लूजन होया हुआ है? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड होगा, ठीक है, ज़्यादा हॉरिजेंटल पोजीशन में, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, जो हम लाइट रिफ्लेक्स देखते हैं मेनली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, वो नहीं दिखेगा। जब टर्निक फॉर्क टेस्ट करेंगे तो कंडक्टिव डिफनेस दिखता है। स्टेज ऑफ प्री, सेकंड में क्या था? पास नहीं भरना है, सिर्फ डिस्चार्ज जमा हुआ है। तो स्टेज ऑफ प्री सुपुरेशन, ठीक है। ये एक पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, मेनली इन्वेड करता है किसको? टिम्पैनिक कैविटी को, जिसके कारण हाइपरेमिया देखने को मिलता है। इसमें इन्फ्लामेशन होगा कहाँ पे? तो मिडिल ईयर में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होगा वो कंजेस्टेड होगा। सिम्टम क्या है? मार्क ईयर एक, हियरिंग लॉस, टाइनाइटिस, फीवर, ठीक है। इसमें साइन क्या क्या पता चलेगा? तो पाल्स टेंशन में कंजेस्टन देखने को मिलेगा। उसके बाद लीस ऑफ ब्लड वेसल देखने को मिलेंगे मैलस के हैंडल पर, ठीक है। कार्टविल अपीयरेंस आ जाएगा जिसके कारण। टर्निंग फॉर्क में क्या शो करेगा? तो कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस शो करेगा। तीसरा है स्टेज ऑफ सुपरेशन, जिसमें पस बन जाता है, जिसके कारण मार्क इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है मिडिल ईयर में। कभी कभी मैस्टोइड एयर सेल में भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अब फूलना चालू हो जाता है, एकदम ऐसा कि अब रप्चर किया कि कब रप्चर किया, जैसे कि बैलून फूलता है ना, उस तरह से। सिम्टम क्या है? तो बहुत ज़्यादा ईयर एक करेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा हियरिंग लॉस हो जाएगा, फीवर 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, वोमिटिंग, कन्वुल्जन वाली फीलिंग आएगी। तो इसका साइन क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड हो जाएगा, बल्जिंग हो जाएगा, उसका जो लैंडमार्क है हैंडल ऑफ मेलस वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है।
येलो स्पॉट दिखने लगेंगे, वो रप्चर होने वाला रहेगा ना। एक्सरे जब करेंगे तो जो एयर सेल है उसमें क्लॉथिंग दिखेगा, ठीक है। रिजोल्यूशन में क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर होगा जिसके कारण पस का रिलीज होगा। इसमें जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है वो रिजॉल्व होता है, इसलिए इसका नाम रिजोल्यूशन रखा गया है, ठीक है। अब जो ईयर एक हो रहा है वो भी सही हो जाएगा, फीवर भी नॉर्मल आ जाएगा। साइन क्या है, तो ये जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल है उसमें ब्लड टिंज डिस्चार्ज होंगे, पस डिस्चार्ज होगा। कहाँ से, तो मेनली कौन सा पार्ट से, एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट ऑफ पार्स टेंसा, ठीक है। उसके बाद सब अपने नॉर्मल में आ जाएंगे, लैंडमार्क पे दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर वो सही नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, जिसके कारण वायरस ज़्यादा बनने लगेगा, ठीक है। डिजीज अदर एरिया में भी स्प्रेड करने लगेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या दिखने को मिलेगा, एक्यूट मैस्टोइडाइटिस, मैस्टोइड है ना उसमें इन्फ्लामेशन, सब पेरोस्टेलियल एब्सेस, फेशियल पैरालिसिस, रेबिलिंथाइटिस, पेट्रोसाइटिस, एक्स्ट्राड्यूलर एब्सेस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, लेटरल साइनस थ्रोम्बोप्लेवाइटिस, ये सब कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, तो एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देंगे। फीवर और सीवियर हेयर एक के लिए हम क्या देंगे, तो एमॉक्सिसिलिन 4 mg पर kg पर डे 3 डिवाइडिंग डोज में। और किसी को अगर एलर्जी है पेनिसिलिन से तो इरिथ्रोमाइसिन या कोट्राइमोक्सोजोल देंगे। बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग कोएमिक्सोक्लैब भी दे सकते हैं। मिनिमम 10 दिन के लिए दिया जाता है, ठीक है, जब तक कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपना जो अपीयरेंस है, नॉर्मल अपीयरेंस रीगेन ना कर ले, ठीक है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर हम डिसकंटिन्यू कर देंगे तो सिक्रीटरी ऑटिटिस मीडिया होने का डर है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले नाक बंद हो गया था तो उसको खोलेंगे, डिकंजेस्टेंट नसल ड्रॉप देंगे, उसमें इपीड्रीन डालेंगे जो रिलीफ करेगा यूटेशियन ट्यूब इदीमा से, ठीक है, और प्रमोट करेगा वेंटिलेशन इन मिडिल ईयर। ओरल नसल डिकॉन्जेस्टेड देंगे जिसको कहते हैं सीडो इपीड्रीन। उसके बाद पेन कर रहा है तो एनाल्जेसिया देंगे, एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक देंगे, पैरासीटामोल। ईयर का टॉयलेट करवाएंगे, मतलब डिस्चार्ज जो है उसको कॉटन बड से बाहर निकालेंगे, ठीक है। ड्राई लोकल हीट देंगे ताकि पेन से रिलीफ हो जाए। तब भी नहीं सही हो तो फिर मेलिंगोटोमी करेंगे, ठीक है। मेलिंगोटोमी कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।